हेलो बच्चों, मैं दीपक सिंह, मास्टर्स स्टूडेंट ऑफ IIT कानपुर। हमने अल्कोहल फिनॉल ईथर का जो थ्योरी वाला पार्ट है वो कवर कर लिया है। सो इस वाले लेक्चर में हम केवल जो हमारा क्वेश्चन पार्ट सेशन रह गया था केवल हम वो कवर करने जा रहे हैं। इसके पहले 7th लेक्चर हो चुके हैं, ये लेक्चर 8 है। एक लेक्चर हमारा ये क्वेश्चन सेशन अलग से चल रहा। ये हमारा जो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन है वो अल्कोहल फिनॉल ईथर का है। अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। ठीक है, तो ये हम शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। तो देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि मैच द reagent with product obtained from phenol। ठीक, तो ये हमारे reagent हैं, ये हमारे प्रोडक्ट हैं। इन reagents का रिएक्शन कराना है किससे? फिनॉल से। ये आपको ध्यान देखना है, किससे कराना है हमारा? ये फिनॉल दे रखा है, देखो ये रखा है ना। मैच द reagents with the product, reagent लिस्ट 1 में, प्रोडक्ट लिस्ट 2 में, और फ्रॉम फिनॉल। तो देखो पहला वाला रिएक्शन कराते हैं। पहला वाला क्या है? फिनॉल का रिएक्शन कराना है। तो ये हमारा फिनॉल हो गया। तो हमारा रिएक्शन कराना है NaOH CO2 के साथ और H+ भी डालना है। अब यदि आपको याद हो तो सबसे पहले ये OH- इस H+ को लेता है, तो यहाँ O- Na+ बनता है, जिसे हम फिनॉक्साइड आयन बोलते हैं। यहाँ पे बेंजीन रिंग O- फिर Na+, तो उसको हम फिनॉक्साइड रिंग बोलते हैं। फिर ये जो O- होता है वो प्लस में इफेक्ट लगाता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो जो CO2 है ये ऑर्थो पे भी जाता है, पैरा पे भी जाता है। तो ये हमारा बनाता क्या है? देखो ये हमारा बनाता है कुछ ये, ठीक। और इसका क्या नाम है? इसका नाम है सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। तो हमारा ए वाला ऑप्शन किसके साथ गया? सैलिसिलिक एसिड के साथ। तो ए को 4 के साथ, ए को 4 इसमें है और 1 का 4 ये इसमें है। तो ये दोनों ऑप्शन तो हमारे चले गए। अब देखो दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि फिनॉल का NaOH CH Cl3 H+ के साथ। तो दूसरा हमारे पास रिएक्शन जो है वो है ये फिनॉल के साथ। किसके साथ कराना है हमारे पास? एक्वस NaOH और फिर CH Cl3 और H+। तो याद, अगर आपको याद आ रहा है तो ये एक राइमर-टीमन रिएक्शन है। अगर आपको याद हो तो NaOH, नहीं भी अगर आपको याद है तो आपको पता होना चाहिए कि जो NaOH है फिर से OH- इस H+ को लेगा, फिनॉक्साइड आयन बनेगा। फिर वो फिनॉक्साइड आयन CH Cl3 और NaOH ये दोनों मिलके कार्बीन बनाते हैं, क्लोरोकार्बीन। अगर आप पता नहीं, ये याद है, CCl2 कार्बीन बनाते हैं। और ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। और इस इलेक्ट्रोफाइल पे यहाँ जो O- बनता है वो ऐसे करके इस पे अटैक कर लेता है, CCl2 बनता है, फिर OH- 2 बार आता है, पानी बाहर निकलता है, एल्डिहाइड बन जाता है। तो यहाँ से ये जो हमारे पास बनेगा वो कुछ ये बनेगा OH, और बाद में O- के लिए H+ तो यहाँ दिया ही है, यहाँ भी दिया था एसिड वर्कअप के लिए। तो ये हो गया CHO, और इसका क्या नाम है? सैलिसिल्डिहाइड, सैलिसिल एल्डिहाइड। ये दोनों आपका मैंने कोर्स में वहाँ पे जब क्लास में करा रहा था वहाँ पे करा रखा है। फिर तो ये वाला ऑप्शन हम देख लेते हैं। जो सेकेंड है वह सैलिसिल एल्डिहाइड थर्ड में है, यानी कि जो बी है वो थर्ड में जाएगा। तो यहाँ पे सेकेंड दे रखा है, यहाँ थर्ड दे रखा है, तो कि ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो हमारा क्या ऑप्शन करेक्ट होगा? ये वाला बी थर्ड। तो देखो यानी 4th ऑप्शन करेक्ट होगा, तो हम 4th को लगा देंगे। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मैच द फॉलोइंग वाले में आपका ज़रूरत ऐसा नहीं रहता कि आपको सब के सब आते हो, 1-2 भी आता है तो आप एलिमिनेट कर पाओगे। मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ, जिंक डस्ट जब आप बेंजीन रिंग में यहाँ पे ऐसे फिनॉल में जाते हो, जिंक डस्ट
तो आपका ये बेंजीन बन जाता है, ये भी कराया हूँ। कैसे होता है, जो जिंक होता है, जिंक वो इस O को निकाल लेता है जिंक ऑक्साइड के रूप में, जिंक एक ऑक्साइड, ठीक। तो यहाँ बेंजीन रिंग बन जाता है। तो देखो C वाला जो होगा वो बेंजीन रिंग सेकंड पे, तो C वाला सेकंड पे, और Na2Cr2O7 ये लिखा है, Na2Cr2O7 H2SO4, ये एकदम लास्ट रिएक्शन है आपका चैप्टर का, जो फिनॉल को ऑक्सीडाइज करता है और बेंजोक्विनोन बनाता है। देखो ये जो है बेंजोक्विनोन कुछ ऐसा बनता है, ऐसा, याद है आपको, ऐसा करके बनता है जो ऑक्सीडाइज करके बनाता है। तो आपका ये फोर्थ जो ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा, जो कि Na2Cr2O7 H2SO4 ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उससे ऑक्सीडाइज होकर बेंजोक्विनोन बनता है, ठीक। तो हम चलते हैं अब सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस इज इनकरेक्ट। ये याद रखना है, यहाँ पे तो बहुत अच्छे से आपको नीट में है तो करेक्ट इनकरेक्ट को यहाँ बोल्ड में करके थोड़ा सा लिख दिया है, तो आपको पता चले कि करेक्ट या इनकरेक्ट बताना है। पर ज़्यादातर जो एग्जाम होते हैं उसमें करेक्ट इनकरेक्ट को ऐसे बोल्ड नहीं लिखा जाता, एकदम इसी में लिखा रहता है। तो हमें ध्यान देना होता है कि हमसे करेक्ट पूछा जा रहा या इनकरेक्ट पूछा जा रहा। तो इनकरेक्ट मेथड टू प्रिपेयर फिनॉल, पहला है ओलियम के साथ NaOH H3O पॉजिटिव। तो देखो अगर आपको याद हो तो बेंजीन रिंग को जब आप ओलियम का क्या होता है H2S2O7, इसको क्या बोलते हैं ओलियम, इसको क्या बोलते हैं ओलियम। और इसका जब रिएक्शन कराते हो H2S2O7 NaOH के साथ यहाँ पे डाल के, या NaOH से पहले अगर इतना सही कराते हैं तो यहाँ बनता है SO3H सल्फोनिक एसिड, ठीक। और फिर इसका जब NaOH के साथ रिएक्शन कराते हो तो यहाँ से SO2 गैस बाहर निकल जाता है, पानी बाहर निकल जाता है, और ये बन जाता है फिनॉल। तो ये एकदम सही मेथड है, इनकरेक्ट नहीं है। दूसरा है एनिलीन NaNO2 HCl H2O। तो ये बच्चों अभी आप नहीं पढ़े हो, एनिलीन वाले चैप्टर में आपको मिलेगा, इससे भी फिनॉल बनता है। देखो एनिलीन इसको बोलते हैं, फिनॉल में जो OH वाला ग्रुप है अगर उसको NH2 से रिप्लेस कर दोगे तो इसका नाम है एनिलीन। इसका क्या नाम है एनिलीन, ठीक। तो एनिलीन का अगर रिएक्शन आप कराते हो NaNO2, वहाँ पे भी मैं बताऊंगा, फिर भी यहाँ पे मैं एक बार बता दे रहा हूँ, NaNO2 HCl के साथ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, NaNO2 HCl मिलके HNO2 बनाते हैं। तो अगर वहाँ पे मतलब ये NaCl बन जाएगा सॉल्ट, और फिर HNO2। तो अगर केवल HNO2 और 0 से 5 डिग्री लिखा है तो भी वही बनेगा। क्या बनता है, तो ये बनता है डाइएजोनियम सॉल्ट N2+Cl-। इसको क्या कहते हैं, इसका नाम है आपका डाइएजोनियम सॉल्ट, ठीक। ये डाइएजोनियम सॉल्ट है, और इसमें यदि आप वार्म कर देते हो, पानी डाल देते हो, वाष्प इसमें से पास कर देते हो H2O, तो ये आपका फिनॉल बन जाता है। तो ये भी एकदम सही मेथड है, ठीक। अगला है क्यूमीन। तो ये तो आपका मैंने अल्कोहल वाले में चैप्टर में पढ़ाई है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में कैसे बनता है इसमें। तो इसमें हम कुछ ऐसे लेते हैं, ये एक H होता है, बाकी ये CH3 होते हैं, इधर CH3 होता है, आपको याद आ रहा होगा। और इसका जब रिएक्शन कराते हो O2 के साथ, यहाँ पे O2 या O3 ओजोनोलिसिस भी कभी कभी लिखा होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, O2 के साथ और H3O पॉजिटिव। तो अगर आपको याद आ रहा है तो ये पहले कुछ ऐसा बनता है, यहाँ O, यहाँ O, इधर H, और फिर ये ऐसे यहाँ शिफ्ट होता है, ये इधर शिफ्ट हो जाता है, और यहाँ पे ये एसीटोन बन जाता है, ये कुछ ऐसे शिफ्ट हो जाता है। तो ये फिनॉल बनता है, फिनॉल प्लस CH3CO CH3 एसीटोन क्या बनता है, CH3CO CH3 CH3 C डबल बॉन्डो CH3। तो फिनॉल प्लस एसीटोन बनता है। ये सब इसलिए जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको लेक्चर के समय बहुत डिटेल में अच्छे से बता रखा है कौन कैसे मैकेनिज्म जाता है। फिर भी मैं जो जैसा रिएक्शन दे रहा तो मैं लिख के एक बार आपको बता रहा हूँ। तो ये भी सही मेथड है, ये भी सही मेथड है, ये भी सही मेथड है। अगला है कि अगर क्लोरोबेंजीन
का रिएक्शन कराते हो NaOH STP पे, तो यदि आप क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन कराते हो NaOH, बहुत बहुत ज़्यादा, ये एकदम क्रूशियल क्वेश्चन है, देखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा। STP का मतलब समझना क्या होता है। STP का मतलब होता है S, अगर आपने फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रखा होगा तो इसका मतलब वहाँ पे बताया जाता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर क्या होता है? तो स्टैंडर्ड जो टेम्परेचर होता है उसको 0 डिग्री सेल्सियस को बोलते हैं। ये होता है 273 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस। और स्टैंडर्ड जो प्रेशर होता है वो होता है 1 atm। STP मतलब 273 केल्विन एंड 1 atm। तो ये रिएक्शन नहीं होगा। क्यों? तो उसका रीजन ये है कि जब क्लोरोबेंजीन से जो फिनॉल बनता है वो बहुत हार्श कंडीशन बनता है। वहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो 600 केल्विन होता है और जो प्रेशर होता है वो 200 से 300 atm होता है। बहुत हार्श कंडीशन। मैंने आपको बताया है कि ये इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में होता है, और जब ये इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में होता है तो ये कभी भी बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड आने के कारण टूटता नहीं है। यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता कि OH माइनस आए और इसको रिप्लेस करके इसको निकाल दे, ऐसा नहीं होगा। और अगर ऐसा नहीं होगा तो इससे फिनॉल नहीं मिलेगा। ये होता है बहुत हार्श कंडीशन, जब 200 से 300 atm प्रेशर और 600 केल्विन पे गर्म करोगे तब जाके ऐसा होगा। तो ये आप याद रखोगे कि जो क्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन या ब्रोमो आयोडो, ये जो होता है, फ्लोरोबेंजीन तो रिएक्शन नहीं देता, बाकी जो 3 बचे ब्रोमो, आयोडो, क्लोरो, इन तीनों से लिया जा सकता है, फिनॉल बनाया जा सकता है, पर बहुत हार्श कंडीशन 600 केल्विन टेम्परेचर, इसको डाउस प्रोसेस बोलते हैं। 600 केल्विन टेम्परेचर एंड 200 से 300 atm प्रेशर, तब यहाँ पे फिनॉल बनेगा। इस STP पे तो नहीं बनने वाला। ठीक, तो हमारा जो पूछा गया था कि इनकरेक्ट मेथड कौन सा है, तो इनकरेक्ट मेथड हमारा ये है, इससे नहीं बनने वाला। चलो आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे एक पेज हमने ले लिया था, आपको कुछ अगर समझाना हुआ इसके लिए। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ मोनोसब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोफिनॉल। देखो ये आपका है फिनॉल, मोनोसब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोफिनॉल इज हायर देन फिनॉल। देखो हमसे ये नहीं पूछा, मतलब बताया गया यहाँ पे कि जो नाइट्रो है वो कहाँ पे है, तो हम कहीं पे भी मान सकते हैं। लेट सपोज हम पैरा पे मान लेते हैं, कहीं पे भी मान लेते हैं, तो NO2 मेटा ऑर्थो पैरा कहीं पे भी मान सकते हो। और इधर आपका है फिनॉल। अब इसमें आपसे पूछा जाए कि इसमें एसिडिटी किसका ज़्यादा है, तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बता रखा है कि जब भी एसिडिटी चेक करना हो इस H को गायब करो, इस H को गायब करो। तो यहाँ से ये दोनों, यहाँ O- बन गया, ये O- बन गया। ठीक, अब इनकी स्टेबिलिटी चेक करो, कौन ज़्यादा स्टेबल है। तो देखो ये जो NO2 है वो कुछ ऐसे है, अब ये निगेटिव ऐसे आएगा, ये यहाँ पाई बॉन्ड बनेगा, ये इधर बनाएगा और ये टूट गया। और थोड़ा बड़ा बना के दिखाता हूं आपको। ठीक है, अब देखो ये ऐसे निगेटिव, नीचे रेजोनेंस में ना डबल सिंगल, यहाँ पे डबल हो या लोन पेयर हो या निगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज हो, कुछ भी चलेगा। तो ये वाला पाई बॉन्ड ऐसे इधर आया, ये वाला इधर, मैं एक ही बार में सबको दिखा रहा हूँ पूरा कॉन्जुगेशन, और ये इधर डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, तो ये पूरा कॉन्जुगेटेड है ना, तो एक बार में मैंने दिखाया। तो देखो यहाँ से ये कुछ ऐसे बन गया, यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये ऐसे, ये डबल बॉन्ड N, फिर O- और ये कुछ ऐसे। तो ये रेजोनेंस के कारण यहाँ पे देखोगे तो ऐसा NO2 ग्रुप नहीं है, यहाँ भी रेजोनेंस आएगा पर वो केवल रिंग में रह जाएगा।
जबकि NO2 माइनस M लगाता है। ये क्या है? ये माइनस M वाला ग्रुप है, माइनस मीजोमेरिक लगाता है, और जिसके कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यहाँ से नीचे खींच लेगा। तो H+ जाने के बाद भी बहुत अच्छा स्टेबल रहेगा, तो इसकी एसिडिटी ज़्यादा हुई। तो याद रखना है। और इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कॉन्जुगेट बेस। H+ निकालने के बाद जो भी बचता है उसे हम कहते हैं कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस। तो हमारा रूल क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। ठीक, तो जितना ज्यादा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा उतना ज्यादा एसिडिटी होगा। तो ये कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है, इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ इसका ज्यादा होगा। तो हमारे द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ मोनोसब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोफिनॉल इज हायर देन फिनॉल बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नाइट्रो ग्रुप। अच्छा, यहाँ पे ऑर्थो एंड पैरा पे अगर NO2 लगा होगा तो -M लगाएगा, मेटा पे लगा होगा तो M इफेक्ट नहीं लगता तो -I लगाएगा। कुल मिला के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो NO2 ग्रुप कहीं लगा दोगे स्टेबिलिटी बढ़ने वाली है। तो स्टेटमेंट जो हमारा 1 है वो सही है। दूसरा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, मेटा नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल विल हैव सेम एसिडिक स्ट्रेंथ। नो, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, मेटा नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल विल हैव सेम एसिडिक स्ट्रेंथ एज दे हैव वन नाइट्रोफिनॉल एट फिनॉलिक रिंग। नहीं, ये ऑप्शन आपका गलत है। ऐसा क्यों है? तो देखो, यहाँ पे NO2 लगाओगे तो मीजोमेरिक लगेगा, यहाँ पे अगर NO2 लगाओगे इसको हटा के, क्योंकि मोनो देखना है ना, तो इसे हटा के मान लो यहाँ पे लगाए, तब भी ऑर्थो पोजीशन पे मीजोमेरिक लगेगा। पर जब मेटा पे लगाओगे तब मीजोमेरिक नहीं लगेगा। मैंने आपको पूरे चैप्टर में पढ़ाते आ रहा हूँ कि कहाँ पे कब मीजोमेरिक लगता है, कब नहीं लगता है, क्यों लगता है। तो यदि आपको डिटेल में जानना है तो फिर आपको वहाँ देखना होगा। अगर रिवाइज करके आए तो आपसे हो जाएगा। तो देखो, यहाँ से देखोगे भी तो ये इधर आ रहा, ये इधर आ रहा, यहाँ पे कभी भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये टूट के यहाँ निगेटिव बनेगा अगर इसके साथ नहीं दिखाओगे तो, और फिर ये निगेटिव जब बॉन्ड बनाएगा तो टूट के यहाँ बनेगा, कभी भी यहाँ नहीं जाएगा, तो स्टेबिलिटी नहीं बढ़ पाएगी। ठीक, तो मेटा पोजीशन पे केवल -I इफेक्ट लगेगा, जबकि ऑर्थो एंड मेटा पे ऑर्थो एंड पैरा पे -M लगेगा। और माइनस जो M होता है, जो -M होता है वो ज़्यादा होता है -I से। तो ऑर्थो एंड मेटा वाले ऑर्थो एंड पैरा वाले मेटा से ज़्यादा होंगे। और यहाँ पे हमसे क्या बोला है? सेम एसिडिक स्ट्रेंथ। तो ये ऑप्शन गलत है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो समझ में आ गया होगा आपको कि हम किस बेसिस पे बोल रहे हैं कि कौन सा करेक्ट है, कौन सा करेक्ट नहीं है। ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे आपका क्या लग रहा है? -M इफेक्ट, एंड मेटा पे आपका क्या लग रहा है? -I इफेक्ट। और चूंकि -I इफेक्ट जो होता है वो कम लगता है -M इफेक्ट से, इसलिए ऑर्थो और पैरा वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, ज़्यादा एसिडिक होगा कंपेयर की मेटा वाला। तो हम इसको हटा देते हैं। ठीक, आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला है हमारा लुकास टेस्ट। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल आर डिस्टिंग्विश्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी एंड कंसंट्रेटेड HCl ZnCl नोन एज लुकास एजेंट। एकदम सही है। अगर आपको याद हो तो हमने आपको बता रखा है, क्या बता रखा है? हमने आपको बता रखा है कि जो एल्कोहल होता है उसका रिएक्शन हम जब कराते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल, तो ये 1 डिग्री हो सकता है, 2 डिग्री हो सकता है, 3 डिग्री हो सकता है। कंसनट्रेटेड ZnCl2 कंसनट्रेटेड HCl एंड ZnCl2। तो हमें यहाँ पे टर्बिडिटी देखने को मिलती है, और वो जो टर्बिडिटी होता है कितना जल्दी आया उसके बेसिस पे हम कहते हैं कि 1 डिग्री एल्कोहल है, 2 डिग्री एल्कोहल है, 3 डिग्री एल्कोहल है। 3 डिग्री एल्कोहल
वो होता है इमीडिएटली, टर्बिडिटी इमीडिएटली, टर्बिडिटी अपीयर्स immediately, और जो 2 डिग्री होगा एल्कोहल, वो टर्बिडिटी दिखेगा आपको इन मिनट, 4-5 मिनट लग जाते हैं। और जो 1 डिग्री एल्कोहल होगा, एल्कोहल वो टर्बिडिटी नॉट अपीयर, आपको नहीं दिखता या बहुत बहुत टाइम लग जाता है। तो ये आप याद रखोगे कि जो 3 डिग्री एल्कोहल होगा वह टर्बिडिटी बहुत जल्दी देगा, एकदम फास्ट रिएक्शन देता है, तुरंत दिख जाता है। जो 2 डिग्री होगा वह टर्बिडिटी कुछ मिनट लगेंगे, और जो 1 डिग्री एल्कोहल होगा तो वो टर्बिडिटी अपीयर नहीं होगा। तो इस बेसिस पे हम उनको डिस्टिंग्विश करते हैं लुकास टेस्ट से। ये क्या है, इसका नाम क्या है, लुकास टेस्ट, लुकास टेस्ट। और रिएजेंट क्या यूज करते हैं, कंसंट्रेटेड HCl विद ZnCl2। तो ये हम जब यूज करेंगे तो हमारा इस टाइप का प्रोडक्ट बनेगा। अब हमसे बोला है प्राइमरी अल्कोहल्स आर मोस्ट रिएक्टिव देन एंड इमीडिएटली, अच्छा पहला स्टेटमेंट, इन लुकास टेस्ट प्राइमरी अल्कोहल सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल डिस्टिंग्विश बेसिस, हाँ ठीक है। तो जो हमारा पहला है वो सही है, जो प्राइमरी अल्कोहल होता है और सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल होता है उनका डिस्टिंग्विश हम करते हैं लुकास रिएजेंट के बेसिस पे। दूसरा है हमारा प्राइमरी अल्कोहल आर मोस्ट रिएक्टिव देन एंड इमीडिएटली, नहीं यही तो गलत है, यही तो गलत है। हमारा जो 3 डिग्री अल्कोहल होता है वो सबसे फास्ट रिएक्शन देता है, टर्बिडिटी तुरंत अपीयर होता है, जबकि जो 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल होता है वो टर्बिडिटी उतना फास्ट नहीं देता। तो 1 डिग्री तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो प्राइमरी अल्कोहल आर मोस्ट रिएक्टिव, नहीं ये गलत है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म्ड इन फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। जब भी मैं कोई क्वेश्चन करने जा रहा हूं तो सबसे पहले आप खुद करके देखोगे, उसके बाद आंसर देखोगे। तो देखो क्वेश्चन क्या है हमारा क्वेश्चन है एसीटोन को रिएक्ट कराया जा रहा है C2H5 MgBr के साथ ड्राई ईथर में। तो देखो क्या बनेगा, एसीटोन का क्या होता है स्ट्रक्चर, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इसका क्या नाम है, इसका नाम है एसीटोन। किससे कराया जा रहा, तो इसका किस C2H5 MgBr, और आपको पता हो तो ये है एक ग्रिगनार्ड रिएजेंट। क्या है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट। अब देखो एक चीज़ यहाँ बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जो हमारा ग्रिगनार्ड रिएजेंट होता है वो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन भी देता है और एसिड बेस रिएक्शन भी देता है। और हमेशा याद रखना कि जो एसिड बेस रिएक्शन होता है वो फास्ट होता है कंपेयर टू न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक का मतलब कि ये इसको, ये जो है ना, ये पूरा हमें क्या देगा, ये हमें देगा C2H5 माइनस और MgBr यहाँ पे प्लस। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है नेगेटिव चार्ज, ये जाके कीटोन पे अटैक करेगा। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ डेल्टा माइनस और इस पे डेल्टा प्लस, इस वाले कार्बन पे अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेगा, तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा, तो नेगेटिव किसके पास जाएगा, पॉजिटिव के पास। अच्छा मैं क्या बता रहा था कि कभी भी अगर मान लो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दे रखा है उसमें मान लो एसिडिक प्रोटॉन प्रेजेंट है, लेट सपोज अल्कोहल दे रखा है, फिनॉल दे रखा है, या कोई एसिडिक और ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखा है, तब वो कभी भी, जैसे मान लो कि आपको कुछ ऐसे दे रखा है, ये क्वेश्चन तो आपको बताऊंगा ही, पर उसके पहले मान लो ऐसे दे रखा है और यहाँ पे आपसे कह दिया जाए कि बताओ ET माइनस MgBr, ET MgBr देगा ऐसे कुछ करके, तो क्या ये जाके इस पर अटैक करेगा, तो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये पहले इस H+ को ले लेगा और फिर ये O माइनस MgBr बन के ऐसे बैठा रहेगा।
तो हमेशा याद रखना है कि कभी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अगर क्वेश्चन आता है और वहाँ पे एसिडिक प्रोटॉन दे रखा है, कहीं पे भी अगर आपको दिख रहा, तो सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन होगा, उसके बाद आगे की सारी प्रक्रिया होगी। लेकिन हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, हमें यहाँ पे दे रखा है एसीटोन, और एसीटोन में तो कहीं भी हमारा H+ नहीं है, तो बस इसका चुपचाप फिर C2H5 को हम ET भी लिखते हैं, तो मैं पूरा यहीं लिख रहा हूँ C2H5 माइनस, ये जाएगा इस पे अटैक करेगा इस कार्बोनिल पे, और ये बॉन्ड टूट गया तो ये कुछ ऐसे टूट जाएगा, तो हमारा क्या बनेगा, हमारा बन जाएगा CH3CO माइनस, और फिर MgBr जो बचा था वो आके यहाँ लग जाएगा, इधर ये CH3 जैसे था वैसे रहेगा, और इधर से C2H5। ठीक, अगले क्या होगा, आगे हमें सेकेंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस कराना है, H3O पॉजिटिव या H2O प्लस, तो फिर ये जो O माइनस है वो OH बन जाएगा, तो हमारा ये क्या बन गया CH3COH, और ये CH3 को मैं नीचे लिख रहा हूं, और इधर C2H5 को मैं अलग अलग करके लिख रहा हूं, CH2 CH3, ये C2H5 है, चूंकि हमें नाम लिखना है इसलिए मैंने अलग अलग करके लिखा है। अब देखो इसका जब भी OUPSC नाम लिखना होता है तो हम क्या करते हैं, इधर से या इधर से नंबरिंग करेंगे, किधर से करेंगे ये डिसाइड होता है कि फंक्शनल ग्रुप सबसे पहले किधर से आएगा, तो इधर से करेंगे तो 1 2 3 पे आएगा, इधर से करेंगे तो 1 2 पे आएगा, इधर से भी करेंगे तो ऐसे जा सकते हैं तो 1 2 पे ही आएगा, तो मैं इधर से कर रहा हूँ 1 2 3 4। आगे तो नाम लिखना आपको समझ में आ ही गया होगा कैसे लिखेंगे, 2 सब्स्टिट्यूट ग्रुप लगे हैं, तो ये हमारा 2 पे ऑल है और 2 पे ही मिथाइल है, तो बस लिख लेते हैं 2 मिथाइल, और 1 2 3 4 कार्बन है, प्रोपेन, सॉरी 2 मिथाइल ब्यूटेन, ब्यूटेन 2 ऑल, तो देख लो 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, तो ये हमारा जो प्रोडक्ट है उसका IUPAC नाम है, ये प्रोडक्ट बना और इसका IUPAC नाम होगा 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। 2 पे हमारा मिथाइल भी ग्रुप है, ये मिथाइल CH3 और इधर OH, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया हमारा। कैसे हुआ, सबसे पहले एसीटोन लिया हमने, उसका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराया, यहाँ पे एसिडिक प्रोटॉन नहीं था इसलिए ग्रिग्नार्ड न्यूक्लियोफाइल के रूप में गया, कीटोन पे अटैक किया, यहाँ O माइनस MgBr बना, बाद में हाइड्रोलिसिस कराना था तो ये OH बन गया। ये जो इधर CH3 था उसको मैंने थोड़ा सा नीचे करके लिखा, इधर C2H5 क्या है इधर से लिख सकते हो, थोड़ा सा नंबरिंग करने में ऐसे होता है इसलिए मैंने सीधा लिख दिया है। आगे क्वेश्चन चलते हैं, एनिसोल ऑन क्लीवेज विद HI गिव्स, तो एनिसोल ये भी मैंने आपको करा रखा है बच्चों, वहाँ पे जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको करा रखा है, अगर आप ये पूरा फॉलो करके जाओगे तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के आपके क्वेश्चन नहीं होंगे। देखो एनिसोल क्या होता है, तो एनिसोल आपका होता है CHOCH3, ठीक है, इसका रिएक्शन कराना है आपसे एनिसोल ऑन क्लीवेज विद HI के साथ कराना है। तो अगर आपको याद हो तो हम कैसे कराते हैं, देखो मान लो इसको थोड़ा सा मैं ऐसे लिख दिया, इधर O इधर CH3, अब जब HI आएगा तो H+ एंड I-, तो ये जो लोन पेयर है ये पहले जाएगा, H+ ले लेगा, तो यहाँ O यहाँ H यहाँ CH3 और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब देखो मैंने आपको कहा था कि 2 डिग्री या 3 डिग्री अगर कार्बन होता है या बेंजाइलिक कार्बन होता है तो हमारा जो रिएक्शन जाता है वो SN1 मैकेनिज्म के थ्रू जाता है और टूट के कार्बोकैटायन बनाता है। पर यदि 1 डिग्री हुआ या इधर फिनाइलिक कार्बन हुआ तो फिर हमारा SN2 मैकेनिज्म के थ्रू जाएगा। SN2 का मतलब क्या कि I- आके अटैक करेगा, इधर से आके कर नहीं सकता क्योंकि बेंजीन बड़ा रिंग है, तो हम इधर से कराएंगे। तो कुछ नहीं करना, बस इधर से I- आएगा, इस पे अटैक करेगा और ये तोड़ देगा। तो ये हमारा बन गया फिनॉल
प्लस CH3I। तो देखो ऑप्शन कौन सा दे रखा है, ये बन गया। अब यदि यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो अगर आपको एनिसोल का फॉर्मूला नहीं पता तो फिर आपसे गलती होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे OCH3 की जगह पे अगर आपने OC2H5 लिख दिया तो ये OC2H5 और CH3I, यहाँ पे फिनॉल तो दोनों में है, यहाँ पे C2H5I है, यहाँ पे CH3I है। देखो C2H5I CH3I, तो आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि ये वाला है कि ये वाला है। तो आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको बता रखा था उस समय जब मैं फिनॉल का नेम रिएक्शन बता रहा था, तो वहाँ पे आपको बताया था कि कुछ कुछ ऐसे हैं कंपाउंड जिसका आपको नाम पता होना चाहिए। थैलिक एसिड होता है, परअप्थैलिक एसिड होता है, एनिसोल होता है, एनिलीन होता है, और जब आपको ईथर बता रहा था वहाँ पे बताया था डाई इथाइल ईथर क्या होता है। ये सब जो बार बार पूछे जाते हैं तो वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसको करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। फिर से देखो नाइट्रोफिनॉल वाला केस याद करो। जैसे हमने वहाँ पे बताया था कि हम कैसे स्टेबिलिटी देखते हैं। स्टेबिलिटी देखने के लिए हम क्या करते हैं, H+ निकाल देते हैं, जो बचा वो कॉन्जुगेट बेस उसको बोलते हैं, और उस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी देख के हम बताते हैं कौन सा ज़्यादा एसिड है। जिसका कॉन्जुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसके करस्पॉन्डिंग जो एसिड था वो ज़्यादा एसिडिक होगा। तो याद रखना है, जो एसिडिटी होता है, एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। तो कुछ नहीं करना, सबका कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं। देखो इसमें से H+ निकालेंगे, O- बनेगा। तो देखो पहला ऑप्शन का हम बनाए, इधर O- बना, इधर CH3 लगा, ये फर्स्ट ऑप्शन का कॉन्जुगेट बेस। सेकेंड ऑप्शन का कॉन्जुगेट बेस क्या है, इधर O- बना, इधर NO2 लगा, इधर सेकेंड ऑप्शन हो गई है। थर्ड ऑप्शन का कॉन्जुगेट बेस क्या है, OCH3 लगाना है, सेम एकदम वैसे ही है, बस हमें यहाँ पे OCH3 लगाना है और यहाँ पे O-। और थर्ड ऑप्शन है इथेन लगाना है, 3 के बाद 4। इसमें क्या लगाना है हमें नीचे, इथेन C2H5 और इधर O-। ये सभी के कॉन्जुगेट बेस हो गए। अब हमें कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी देखनी है कि कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो देखो नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी एनायन से कैसे देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि M ग्रुप, तो M ग्रुप में कौन होना चाहिए, -M होना चाहिए। फिर हम देखते हैं -H हाइपर कॉन्जुगेशन CF3 टाइप का ग्रुप लगा है कि नहीं। उसके बाद हम क्या देखते हैं, -I, ये हम देखते हैं, और इस तरीके से इनका ऑर्डर चलता है। सबसे पहले -M अगर लगा तो उसके बेसिस पे देखेंगे, और उसके बेसिस पे नहीं हो पा रहा तो -H के बेसिस पे, उसके बेसिस पे अगर हम नहीं कर पा रहे तो फिर -I के बेसिस पे। तो देखो जो CH3 होता है ये हमारा +I लगाता है, NO2 होता है वो -M लगाता है, OCH3 होता है ये भी +M लगाता है, और C2H5 जो होता है वो +I लगाता है। ठीक, अब देखो सबसे पहले तो M के बेसिस पे देखेंगे। तो M के बेसिस पे हमें क्या पता चल रहा, इस O- को खींच के जो स्टेबल करेगा वही स्टेबल होगा। ये +I +M +I ये सब तो देने वाले हैं। तो और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे, ये +I से देंगे, +I के साथ साथ अगर देखोगे तो यहाँ अगर CH2 करके इधर H करूँगा तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन भी लगाते हैं, ऐसे करके बनता है ऐसे। तो यहाँ पे निगेटिव, यहाँ डबल बॉन्ड बन रहा, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस रिंग से और शिफ्ट हो रही है ऊपर की तरफ। दिख रहा आपको, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये रिंग के थ्रू और ऊपर जा रहा, ऑक्सीजन के पास आ रहा, तो ये निगेटिव चार्ज और अनस्टेबल होगा। वैसे ही यहाँ पे भी होगा हाइपर कॉन्जुगेशन, C2H5 में CH2 CH3 ऐसे लिख सकते हो ना, ऐसे इसको ऐसे लिखा जा सकता है ना, CH और इधर मैं CH3 कर दिया, इधर H लिख दिया, और इस H से ऐसे बनाऊँ, ये पाई बॉन्ड ऐसे बनेगा यहाँ पे, ये ऐसे शिफ्ट हो तो ऊपर की तरफ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फिर से ये जो निगेटिव चार्ज है वो अनस्टेबल होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये भी अनस्टेबल, ये भी अनस्टेबल। इधर अगर करोगे तो ये ऐसे जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। जो लोन पेयर है, लोन पेयर सिंगल डबल, तो फिर से ये नीचे की
और उतरेगा और ये फिर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। तो सबसे ज़्यादा कौन अनस्टेबल करेगा? ये करेगा। माइनस एम क्या होता है? तो ये ऐसे करेगा, बताया हूँ पीछे, फिर भी बता रहा हूँ देखो, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। यहाँ पे N डबल बॉन्ड O, ऐसा NO2 का स्ट्रक्चर होता है। तो ये पाई बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होगा, ये ऐसे शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन इधर आ गया माइनस चार्ज। तो इससे हुआ क्या? ये नेगेटिव स्टेबल हुआ। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा स्टेबल ये है, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ इसका होगा सेकेंड ऑप्शन। तो हमसे बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्स्टिट्यूट फिनॉल इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। तो सबसे ज़्यादा ये, क्यों? क्योंकि स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। ये क्या है? मोस्ट स्टेबल। तो सबसे ज़्यादा कॉन्जुगेट बेस जिसका स्टेबल होगा, उसके करस्पॉन्डिंग जो एसिड होगा वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। आगे चलते हैं। आगे है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 B2H6 हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। देखो B2H6 H2O H2O2 OH माइनस। अब यदि आपको याद हो तो बहुत आसान क्वेश्चन था। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, जैसे ही BH3 THF या B2H6 देखना है, समझ जाना है कि यह हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है। B2H6 या BH3 जो BH3 होता है वो ऐसे मोनोमर के फॉर्म में नहीं रह पाता, वो कंबाइन होकर B2H6 बना लेता है। अगर उसे मोनोमर में रखना है तो हमेशा जो BH3 है उसको THF में रखा जाता है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन में। तो ये अकेले कभी रहेगा तो फिर डाइमराइज होकर B2H6 बना लेगा। तो ये दोनों में से कोई अगर दे रखा है तो इसका मतलब हाइड्रोबोरेशन हो रहा, उसके साथ H2O2 दे रखा है, इसका मतलब वो ऑक्सीडेशन हो रहा। क्या बनता है इससे? तो हमारा बनता क्या है? देखो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि जो B2H6 या BH3 कोई भी लेंगे तो ये ऐसे करके ऐसे BH2 और ऐसे ऐसे जुड़ता है, ट्रांजिशन स्टेट बनता है, और फिर ये बना लेता है आपका CH3 CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे ये H लग गया, यहाँ पे BH2 लग गया। और इसके बाद सेम इसी के दो मॉलिक्यूल और आते हैं, और ये जो दोनों हाइड्रोजन है ये भी कंज्यूम हो जाते हैं। ठीक, ये दो लाइन खींचा है, इसका मतलब कि ऐसा ही फॉलो हो रहा बार बार। तो ये हो जाएगा CH3 CH2 CH2 CH2, और ये कितने? 3 हो जाएंगे और बोरान अकेले बच जाएगा। जो दो हाइड्रोजन है सेम एकदम ऐसे ही अल्कीन आएगा और यहाँ BH लिख लिख के ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे 3 बोरान, और इसके बाद बस H2O2 NaOH आएगा, H2O2 NaOH NaOH, और ये हाइड्रोलिसिस होके यहाँ पे OH लग जाएगा। तो ये हो जाएगा CH3 CH2 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 और OH। ठीक, तो किनारे वाले पे OH लगता है। ये तो मैकेनिज्म हुआ, पर इतना मैकेनिज्म याद रखने की कोई खास जरूरत नहीं है क्योंकि आप में पूछा नहीं जाता। बोर्ड में जो देख रहे हो बोर्ड के लिए याद रखना है, क्योंकि बोर्ड में आपका जो स्कूल बुक है उसमें दे रखा है, तो हो सकता है कि वो बोर्ड में पूछ ले, तो आपको मैकेनिज्म याद रखना है। शॉर्ट में कैसे करते हैं? तो शॉर्ट में हमने आपको बता रखा है कि कभी भी अगर ऐसे दे रखा है तो यहाँ पे CH2 है और यहाँ पे H है, तो एक किसी बॉन्ड को तोड़ो। हमने आपको क्या बता रखा है? हमने आपको बता रखा है कि इसको तोड़ो, इधर H लगाओ, इधर OH लगाओ। ये पूरा मिलके हमें क्या देता है? ये पूरा मिलके हमें देता है पानी ऐड करना होता है, H और OH, H प्लस और OH माइनस, इसको हमें ऐड करना होता है। और इसे कहाँ ऐड करते हैं? अल्कीन पे। इधर OH क्यों नहीं किए? तो हमें आपको पता होना चाहिए कि जो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होता है इसमें फॉलो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, और सिस एडिशन होता है, ये भी याद रखना। सिस एडिशन, सिस एडिशन मतलब H और OH सेम साइड पे लगेंगे। ये कुछ ऐसे देखो, यहाँ पे है ना, यहीं पे ऐसे OH आएगा ऐसे, तो ये दोनों सिस एडिशन है। अगर OH ऐसे कर दोगे तो ये ट्रांस एडिशन हो जाएंगे। ठीक, तो ये हमने आपको बता दिया कि यहाँ पे हम क्या करेंगे,
और एंटी मार्कोनिकॉफ, अच्छा रूल क्या होता है? तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल ये होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल ये होता है कि जहां नंबर, जो अल्कीन दे रखा है, जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होंगे OH वहीं लगेगा, जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होंगे OH वहीं लगेगा। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, इधर 2 हाइड्रोजन है, तो OH किनारे लगेगा। तो याद रखना कि जब भी आपको ऐसा कुछ दे रखा है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराना है, तो आप देखोगे अल्कीन के दोनों तरफ किस तरह हाइड्रोजन ज़्यादा है, जिधर हाइड्रोजन ज़्यादा होगा OH वहीं लगा देना है। तो बस यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, तो यहाँ किनारे वाले पे ऐसे OH लग जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, इधर H लग जाएगा, तो किनारे वाले पे OH कहाँ लगा है? CH3 CH2 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 OH, सेकंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं। अच्छा, एक मैं अपने से ले रहा हूँ, मान लो ऐसे किनारे ना देके ऐसे दे रखा हो, ऐसे, तो देखो यहाँ पे ऐसे CH3 है, यहाँ पे कोई R ग्रुप है, यहाँ पे R ग्रुप है, इसका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराना हो तो क्या करेंगे? यहाँ पे तो कोई हाइड्रोजन नहीं है, जबकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, तो दोनों में देखोगे कौन ज़्यादा है? तो यहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो यहाँ पे अगर हाइड्रोजन ज़्यादा है, इसका मतलब है कि इसको तोड़ना है और हमें यहाँ पे OH लगाना है, यहाँ पे H लगाना है, इसको तोड़ने के बाद। ठीक, तो कभी अगर अंदर की एल्कीन दे रखी है, इसे बोलते हैं एक्सटर्नल एल्कीन, इसे बोलते हैं इंटरनल, जब कोई चेन में अंदर लगा हो, या टर्मिनल एल्कीन इसे बोलता है, ज़्यादा हाँ प्रिसाइज होगा टर्मिनल एल्कीन बोलना। तो ये टर्मिनल एल्कीन, ये इंटरनल एल्कीन। तो याद रखना है, जब इंटरनल एल्कीन दे रखा हो तब भी वहाँ पे देखना है कि हमें हाइड्रोजन किधर जाता है, जिधर हाइड्रोजन ज़्यादा होगा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में OH वहाँ पे लगा देंगे, यहाँ पे भी जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा होगा वहाँ पे लगाएंगे। तो ये हुआ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो ये इस पार्ट से थोड़ा सा अलग है। अगला क्वेश्चन क्या है? द मेजर प्रोडक्ट C and D फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन रिस्पेक्टिवली आर। तो एक्सेस में हमें HI कराना है, CH3 CH2 CH2O, हाँ ये है हमारा। तो देखो सब कुछ किया हुआ है, दोबारा आपका केवल रिवाइज हो रहा। क्या है देखो, CH3 CH2 CH2O, फिर C पे 3 CH3 लगे, तो C पे एक इधर CH3 लगा देता हूँ, एक इधर CH3 लगा देता हूँ, एक इधर CH3 लगा देता हूँ। अब आपको याद आ रहा होगा, कभी भी क्वेश्चन दिया है तो उसे ऐसे बड़ा करके लिखो, ओपन करके लिखो स्ट्रक्चर को, तो हो सकता है आपको कुछ क्लिक करे। तो यहाँ पे देखो, ये 3 डिग्री का कार्बन है और ये 1 डिग्री कार्बन है, और मैंने आपको बताया है इन दोनों साइड, ऑक्सीजन के दोनों साइड में HI से जब आप रिएक्शन करा रहे हो, HI से जब आप रिएक्शन करा रहे हो तो इन दोनों साइड में अगर कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है, रेजोनेंस में है, या कार्बन मान लो अगर रेजोनेंस में है, डबल बॉन्ड है इसके जैसे बगल में, इस टाइप का है कि यहाँ पे अगर कार्बोकैटायन या आयन कुछ बनाओगे तो वो रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो जाएगा, या ये 3 डिग्री है तो फिर SN1 के थ्रू जाता है। SN1 में क्या होता है? SN1 में ये वाला बॉन्ड ऐसे पहले टूटता है। तो ये अच्छा, टूटने से पहले आगे तो प्रोटॉन लेगा, सॉरी HI में से H+ आगे ये ले लेगा और हमारा बना देगा CH3 CH2 CH2, और इधर O, इधर H, इस पे पॉजिटिव चार्ज, और इधर C CH3 CH3, और इधर CH3। ठीक है, अब ये चूंकि 3 डिग्री है और ये 1 डिग्री है, अगर इधर भी 1 डिग्री या 2 डिग्री होता तो I- अटैक करता, SN2 के थ्रू जाता। चूंकि 3 डिग्री है तो ये तुरंत अटैक का जरूरत नहीं है, ये तुरंत टूट के CH3 CH2 CH2, और इधर ये OH, ये OH बचेगा और यहाँ पे बनेगा कार्बोकैटायन C। ये CH3 को मैं मिथाइल ग्रुप लिख दे रहा हूँ, जल्दी हो जाएगा, मिथाइल, यहाँ पे पॉजिटिव। अब इस पॉजिटिव चार्ज में क्या होगा? I- आएगा, और यहाँ पे I- आएगा, I-, ये जाएगा इस पे अटैक करेगा, और ये क्या बनेगा? Me और यहाँ पे आयोडाइन। हमसे पूछा गया क्या क्या 2 प्रोडक्ट बनेंगे, C और D, क्या होगा? तो देखो, एक प्रोडक्ट तो आपका ये है और दूसरा प्रोडक्ट आपका ये है। देख लेते हैं कहाँ पे। तो CH3 CH2 CH2 OH, फिर OH, तो दोनों में तो OH लगेगा नहीं। अच्छा, एक चीज़ और देखना है, देखो सॉरी यहाँ पे एक्सेस में कराया गया है, ये भी ध्यान देना है।
मैंने आपको बताया था जब एक्सेस में होता है तो जो एल्कोहल बनता है वो भी HI से दोबारा रिएक्ट करता है। इसका मतलब ये है कि अगर एक्सेस में नहीं होता तो ये प्रोडक्ट था। अगर देखोगे जल्दीबाजी में तो ये प्रोडक्ट दे रखा होगा कहीं ना कहीं। हाँ देखो दे रखा है CH3 CH2 CH2OH IC ये दे रखा है, पर ये गलत है, ये प्रोडक्ट नहीं होगा। ये प्रोडक्ट होता जब ये एक्सेस नहीं केवल HI दे रखा होता। जैसे ही आपका यहाँ पे दे रखा है कि ये एक्सेस में है, इसका मतलब कि ये जो एल्कोहल है ये फिर से रिएक्ट करेगा, फिर से HI आएगा, H+I- और ऑक्सीजन ये जो लोन पेयर है ये फिर से ये जो I- है वो इस H+ को ले लेगा, ठीक। और जैसे ही H+ को लेगा वो H2 पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा CH3 CH2 CH2 OH2 यहाँ पे पॉजिटिव। अब चूंकि ये 1 डिग्री है, अब ये अपने से नहीं टूटेगा, इसके लिए तो फिर किसी को तोड़ने आना होगा। और कौन आएगा? I-, ये जाएगा इस पर अटैक करेगा, इसको तोड़ देगा। तो ये हमारा बन गया CH3 CH2 CH2 और आयोडाइड। तो ये हमारा प्रोडक्ट हुआ। तो ये हमारा C होगा और ये हमारा D होगा, यानी कि दोनों में हमारा आयोडाइड लगा होगा, एल्कोहल वाला नहीं होगा। तो देखो ये भी आयोडाइड, इधर एल्कोहल आयोडाइड, ये है सेकेंड ऑप्शन है ना हमारे पास। देखो कितना सुंदर हमारे पास सेकेंड ऑप्शन आ चुका है। ये CH3 CH2 CH2I फिर ICCH3 का होल थ्राइस। तो मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा रखे उसी से सारे आंसर आ जाएंगे। आगे देखो, द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरमीडिएट A इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरमीडिएट A इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। देख लेते हैं क्या होगा। ये है आपका, इसको बना लेते हैं C, इधर CH3 और इधर H, और इसका क्या नाम है? क्यूमीन, ठीक। अभी आया था पीछे। देखो एक ही टाइप के रिएक्शन बार बार रिपीट होते रहते हैं। ये 2019 का नीट में आया हुआ है। हमसे पूछा A क्या होगा, तो जब इसका O2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो आपको पता है ना HCH बॉन्ड के अंदर ये घुस जाता है, ये कुछ ऐसे हो जाता है। C यहाँ पे O, यहाँ पे O, फिर ये H पेरोक्साइड बॉन्ड बनता है CH3 और ये CH3, और यही है आपका A। ये क्या है? A। और फिर मैंने आपको अभी पीछे वाले में बताया कि ये बॉन्ड ऐसे माइग्रेट करता है, ऐसे जब एसिडिक मीडियम बनता है वहाँ पे। तो ये बस आगे जाके C, यहाँ पे देखो CH3 C, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड हो, फिर CH3, और ये तो पूरा यहाँ चला गया, तो ये OH के साथ ये बेंजीन रिंग, तो ये हमारा बन गया डबल बॉन्ड हो CH3, फिर यहाँ पे CH3 प्लस, और ये माइग्रेट करके इधर आ गया OH फिनॉल। तो ये तो हमारा दे ही रखा है, ये बना हुआ। हमसे ये पूछा था तो देख लो ये कहाँ पे बना हुआ है। तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। बना हुआ है ना। अगला ऑप्शन देखते हैं, अगला क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग रिएक्शन द इलेक्ट्रोफाइल इन्वॉल्व। तो ये अभी पीछे आपको बता के आया हूं जहां पे मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन था। देखो फिर से, ये आपका फिनॉल है, इसका रिएक्शन कराना है CHCl3 NaOH के साथ। हाँ, अब ये क्या होता है तो मैंने आपको बता रखा है कि ये एक राइमर टीमन रिएक्शन है। फिर बता रहा हूं, देखो ये क्या है, राइमर, स्पेलिंग देख लेना। टीमन रिएक्शन कैसे होता है, तो ये जो CHCl3 है, CH, फिर से इसका मैकेनिज्म मैं बता दे रहा हूँ। Cl OH- आता है, इसको ले लेता है इस H+ को, और फिर यहाँ पे बनता है Cl, और ये निगेटिव, इधर Cl, फिर ये Cl- निकल जाता है, और ये बना देता है Cl,
और यहाँ पे कार्बन। इसे हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं क्लोरोकार्बन। इसका क्या नाम है? हाँ, इसका नाम है क्लोरोकार्बन। अभी लग रहा ठीक। और इसका क्या नाम है? इसका नाम है क्लोरोकार्बन। क्लोरोकार्बन ठीक। और ये है इलेक्ट्रोफाइल। क्या है ये? इलेक्ट्रोफाइल ठीक। और इस इलेक्ट्रोफाइल पे यहाँ जो NaOH है वो इस H+ को ले लेगा, O- बनाएगा, फिर Na+, ये फिनॉक्साइड आयन, और फिनॉक्साइड आयन रिएक्ट करता है और फिर आपका ये बना देता है OH और CHO। और इसका क्या नाम है? सैलिसिलएल्डिहाइड। पीछे भी बता चुका हूँ, बार बार वही सब चीज़ें आ रही हैं। सैलिसिल एल्डिहाइड। तो क्या बनता है? डाइक्रोमिल मिथाइल नहीं, फॉर्मिल नहीं, डाइक्लोरोकार्बन यस। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से क्वेश्चन सब कुछ बता रखा हूँ आपको। यदि आपने जो भी मैंने क्वेश्चन से लेक्चर ले रखे हैं, यदि आपने वो देख के आए होंगे तो फिर कुछ भी आपको नया नहीं लग रहा होगा, सब कुछ देखा हुआ है। वही चीज़ वन इज द मोस्ट एसिडिक, फिर से देखो वही है, कौन सा ज़्यादा एसिडिक है। एक ही टाइप के क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। देखो यहाँ से OH निकाल दोगे तो ये O- बनेगा, यहाँ से निकाल दोगे ये O- बनेगा, इसको निकाल दोगे यहाँ O- बनेगा, इसको निकाल दोगे O- बनोगे। समझ में आता आ रहा होगा? अब देखो ये तो नहीं सोच रहे कैसे बनेगा, बेस तो दिया नहीं है, तो मान लो बेस दे रखा है। अब देखो हमने कहा है स्टेबिलिटी देखनी है, तो यहाँ देखो कोई नहीं लगा ना इसको स्टेबल करने के लिए ना डिस्टेबलाइज करने। रिंग तो सब में है तो उससे कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ CH3 लगा है जो +I इफेक्ट शो करेगा, यहाँ NO2 लगा है -M लगाएगा, यहाँ NO2 तीन जगह पे लगा, इधर से -M, इधर से -M, इधर से -M, तो ये तो भर भर के निगेटिव चार्ज को खींच लेगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये होगा, और जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा तो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। H+ को जाने के बाद जो नेगेटिव चार्ज बन रहा उसको कहेगा H+ तू जा, बाय बाय। ये जो है ना O-, इधर NO2, इधर NO2 और इधर NO2, ये मोस्ट स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? तो भैया ये भी -M लगा रहा, ये भी -M लगा रहा, ये भी -M लगा रहा, और तीन जगह से -M लगने के कारण ये पूरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेंगे अपनी तरफ। O पे कुछ नहीं बचने वाला ठीक। और जब O पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नीचे आ जाएगा O से, तो यहाँ से H+ जाएगा भी। जैसे कि हम H+ क्यों निकालते हैं? हम ये कहते हैं कि अगर H+ आसानी से दे देगा तो ज़्यादा एसिडिक है, तो देगा कि नहीं देगा इस बात पे डिपेंड करेगा कि देने के बाद जो बच रहा वो स्टेबल है कि नहीं। तो ये बहुत स्टेबल है, इसलिए मोस्ट स्टेबल, सो मोस्ट एसिडिक ठीक। ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द रिएक्शन दिस O- Na+ MEI ठीक है, कैन बी क्लासिफाइड एज विलियमसन एल्कोहल सिंथेसिस, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, एल्कोहल फॉर्मेशन रिएक्ट। कितना आसान है। देखो ये क्या बना है, ये तो एक ईथर है ना, ये क्या है? Me को क्या लिख सकते हो? R, और फिर O, और फिर ये पूरा रिंग एक अल्केन है तो R, और ये क्या है? ईथर। तो हम इस पूरे रिएक्शन से क्या बना है? ईथर। तो एल्कोहल सिंथेसिस तो हो ही नहीं सकता, एल्कोहल फॉर्मेशन नहीं, डिहाइड्रेशन नहीं, पानी तो कहीं निकला नहीं, तो इसका मतलब क्या है? सिंपल विलियमसन ईथर सिंथेसिस। क्या है? विलियमसन ईथर सिंथेसिस। अगला रिएक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन या रिएक्शंस
याद रखना है ये AIPMT का है, मल्टीपल चॉइस में, सॉरी मल्टीपल सिलेक्ट है। कैन बी यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, कौन कौन सा है जो अल्काइल हैलाइड के फॉर्म किया जा सकता है अल्कोहल से। तो देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कैन बी यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। देखो CH3CH2OH और फिर इसका HCl के साथ रिएक्शन कराया गया HCl। यहाँ क्या होगा, कुछ नहीं, आपको करना क्या है, ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है ये H+ को ले लेगा, HCl एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये क्या बना लेगा CH3CH2। ये आपको मैंने हेलो एल्केन्स हेलो अरीन्स वाले चैप्टर में पढ़ा रखा है। OH2 पॉजिटिव, आगे Cl- आएगा, इस पे अटैक करेगा, इसको निकाल देगा और ये बनेगा CH3CH2 और Cl। ठीक, ZnCl2 का क्या यूज है, तो ZnCl2 इज अ कैटालिस्ट। क्या है ये, कैटालिस्ट, और ये 1 डिग्री और 2 डिग्री, यहाँ नोट डाल के, कहाँ पे लिखूँ, यहीं पे लिख दूँ, नोट डाल के लिख लो, एनहाइड्रस ZnCl2, या याद रखना है कि एनहाइड्रस ZnCl2 is required when we will form alkyl halide from 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एल्कोहल। तो ये आपको याद रखना है, जब भी 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्कोहल से आप अल्काइल हैलाइड बनाओगे उस समय पे एनहाइड्रस ZnCl2 जरूर यूज करना पड़ेगा। जब तक ये कैटालिस्ट नहीं होगा तब तक आपका रिएक्शन आगे नहीं जाएगा। 3 डिग्री अगर एल्कोहल हुआ तो वहाँ से बन जाएगा। तो देखो यहाँ पे एनहाइड्रस ZnCl2 दे रखा है, तो इसका मतलब ये रिएक्शन आराम से हो जाएगा। यहाँ ये 1 डिग्री के साथ ये सेम ही है, पर एनहाइड्रस ZnCl2 नहीं दे रखा है, इसका मतलब ये वाला रिएक्शन नहीं होने वाला। अगला क्या है, यहाँ पे भी एनहाइड्रस ZnCl2 नहीं दिया, पर ये 3 डिग्री है। अगर आप देखोगे थर्ड ऑप्शन वाला, तो यहाँ पे लिखा है CH3OH और इसका रिएक्शन कराना है फिर से HCl के साथ। तो ये H+ Cl-, ये लोन पेयर इस पर अटैक किया, तो ये बनेगा, मैं थोड़ा सा ये वाला स्ट्रक्चर लिख ले रहा हूँ ताकि जल्दी हो जाए, और ये OH2 पॉजिटिव। अब ये 3 डिग्री ऑलरेडी स्टेबल है, ये आराम से टूट के यहाँ तुरंत कार्बोकैटायन बना देगा ऐसे, और फिर Cl- आएगा और इस पर अटैच हो जाएगा और हमारा क्या बनेगा ये। तो यहाँ पे ZnCl2 का जरूरत नहीं पड़ा, क्यों, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा था, जबकि 1 डिग्री 2 डिग्री होगा वहाँ पे ZnCl2 जरूरत पड़ेगा। तो ये भी देगा, ये भी देगा, और फिर यह CH3 CH2 यहाँ पे 2 डिग्री है। अगर देखो यहाँ पे ये क्या है, फोर्थ वाला ऑप्शन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे C, इधर पे CH3, इधर H, इधर CH3 और इधर OH, और इसके साथ HCl दिया है और एनहाइड्रस ZnCl2 दिया है। ठीक, तो यहाँ पे फिर से देखो ये 2 डिग्री है, ये क्या है, ये आपका 2 डिग्री है, और इस 2 डिग्री के साथ आपका फिर से एनहाइड्रस ZnCl2 दिया है, तो आपका फिर से ये रिएक्शन दे देगा, तो ये भी दे देगा। दे देगा का क्या मतलब है कि ये OH2 भी बनेगा, फिर निकल जाएगा, यहाँ पे Cl लग जाएगा। तो हमसे पूछा था कि यूज प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, तो भाई साहब 1 देगा, 2 देगा, 4 देगा, 1 नहीं, 1 देगा, 3 देगा, 2 नहीं दे रहा ना, तो 1 3 4, 1 3 4, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। द रिएक्शन दिस CH3 CH2 Cl NaCl दिस इज कॉल्ड, दैट इज विलियम
सन कंटिन्यूअस एस्टरिफिकेशन नहीं, ईथर सिंथेसिस है भाई ये, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। देखो ये ईथर है ना, ये क्या है ईथर, गाटरमान कोच नहीं है, विलियमसन कंटिन्यूअस ईथरिफिकेशन है ना यार। तो ज़्यादा तो ईथरिफिकेशन अगर दे रखा है तो ईथर ही होना चाहिए। विलियमसन सिंथेसिस, ये कंटिन्यूअस ईथरिफिकेशन दूसरा होता है। तो ये हमारा जो ईथर हम बनाते हैं सिंपल था। जब भी हमें, अगर आपको याद हो विलियमसन ईथर सिंथेसिस क्या होता है, तो हमने कहा था जब भी आपको जो ये O है उसके दोनों तरफ ये अलग अलग अगर चाहिए तो आप जो एसिडिक मीडियम में बना रहे थे वो नहीं बना पाओगे। यहाँ पे आपको विलियमसन ईथर सिंथेसिस यूज करना होगा। ईथर सिंथेसिस में हम करते क्या है, तो हम एक एल्कोहल लेते हैं, फिर उसका NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं, फिर ये OH प्लस बना लेता है, ये RO माइनस Na प्लस बन जाता है। अगर ये pH रहता है तो फिनॉक्साइड आयन बोलते हैं, नहीं तो एल्कोक्साइड आयन बोलते हैं इसको। और फिर बस अगर सेम RX यूज करोगे तो आपका होमोलिटिक टाइप का बनेगा। अगर R डैश कोई और यूज करोगे यहाँ पे RX या R डैश X, तो अगर इस पे अटैक कराओगे तो ROR बनेगा, लेकिन यदि ये इसका इस पे अटैक कराओगे तो ROR डैश बनेगा बस। तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस ज़्यादा अच्छा होता अगर विलियमसन ईथर सिंथेसिस लिखा होता। विलियमसन कॉन्टिन्यूअस ईथरिफिकेशन प्रोसेस ये दूसरा कोई प्रोसेस है, तो ये नहीं होगा, ठीक, याद रखना है। तो हो गया ये वाला, हम चैप्टर यहीं पे कंक्लूड कर रहे हैं। और भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, आप जब भी ये लेक्चर यूट्यूब पे जा रहा है तो उसके बाद आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। जो भी आपके पास क्वेश्चन है आप उसको सॉल्व करो, मुझे पूरा होप है कि आप कर लोगे। तो ये लेक्चर यहीं पे कंक्लूड कर रहे हैं। थैंक यू।